हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के थर्ड चैप्टर धातु एवं अधातु जो कि केमिस्ट्री में आता है उसके सारे सॉल्यूशन को देखने वाले। चैप्टर के अंदर भी और साथ में हमारा जो एक्सरसाइज दिया रहता है वो भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए गए हैं हमें बताना है कि वो क्या है, मतलब धातु है या धातु है, कौन से उनके नाम हमें डिनोट करना है। तो पहला है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो ये है मरकरी, जिसको हम लोग पारा भी बोलते हैं, थर्मामीटर में इसका यूज़ होता है। उसके बाद है कि चाकू से आसानी से काटा जाता है, तो सोडियम जो है इसको Na से लिखा जाता है, इसे चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं, जबकि ये एक धातु होता है। और इसके साथ ही जो लिथियम और पोटेशियम है वो भी, अगर ऑप्शन में मान लो सोडियम नहीं रहा, ठीक है, क्वेश्चन यही रहा, तो आप लिथियम और पोटेशियम भी डाल सकते हो, बट इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा जो हम बोले कि जिसका अंतरानुआकर्षण बल बहुत कम होता है तो वो होता है सोडियम। फिर है कि उष्मा का सबसे अच्छी चालक होती है, तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक ना सिल्वर होती है, इसीलिए जो हम सोलर प्लेट घर में लगता है वो इसके जो भी वायर्स होते हैं ना वो सिल्वर के बने होते हैं, और यही कारण है कि वो बहुत महंगा भी आता है। फिर है कि उष्मा की कुचालक होता है, तो मरकरी जो होता है ये आप देख लो, जिसको अभी हमने बताया कि इसको हम लोग पारा भी बोलते हैं, लेड भी बोलते हैं, और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो उसको पी भी लिखा जाता है, ठीक है, कैपिटल पी एंड स्मॉल बी। तो ये क्या होता है कि उष्मा का कुचालक होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि अघात वर्ध्यता एवं तन्य का अर्थ बताइए। तो अब देखो, अघात मतलब होता है कि अगर उसको हम लोग पीटेंगे, पीटे मतलब ऐसा नहीं कि स्टिक लेके पीटना, हथौड़ी से अगर हम उसको वार करेंगे, पीटेंगे, तो वो चादर के रूप में बदल जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये अघात वर्धनीयता है। जैसे देखते नहीं हो, इतना बड़ा अगर मान लो लोहा का टुकड़ा, उसको पीट पीट के पतला सीट के रूप में बदल देता है। और दूसरी बात है तन्यता, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना तानना, नॉर्मली लैंग्वेज में सब लोग बोलते होंगे, अच्छा इसको रस्सी है, मान लो रस्सी को थोड़ा तान कर बांधो। तान मतलब क्या होता है, एकदम उसको स्ट्रेट एकदम प्लेन करके करो, ऐसे खींचो। तो क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ को पतले तार के रूप में खींचते हैं तो उसी को हम लोग तन्यता कहते हैं, और ये सोना और चांदी में बहुत ज़्यादा होता है, सोना में स्पेशली। फिर है 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो आप देखो कि सोडियम अति अभिक्रियाशील धातु है, जो कमरे के ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके चलना प्रारंभ कर देती है, जलना प्रारंभ कर देती है, ठीक है, यहाँ पे चलना गलती से हो गया है, जलना होगा, और इसलिए इसको क्या करते हैं, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। आप देखो कि नॉर्मल रूम का टेम्परेचर कितना होता है, तो 30 से लेकर 40 डिग्री तक होता है नॉर्मली, है ना। अब उसमें थोड़ा 19-20 होगा, मतलब नॉर्मली हम बात करते हैं, तो इस इतने टेम्परेचर पे भी अगर आप इसको खुले में रखोगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और जलने लगता है। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। फिर है कि इन अभिक्रियाशील जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम लोगों को समीकरण में लिखना है, जैसे भाप के साथ आयरन, तो जब हम भाप के साथ आयरन को रखते हैं तो क्या होता है। एंड है कि जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, तो यहाँ पे आप देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन भाप के साथ आयरन का यहाँ पे है। सेकंड है कि जल के साथ कैल्शियम, तो कैल्शियम वाला यहाँ है, और दूसरा है पोटेशियम, पोटेशियम को के से लिखते तो ये वाला यहाँ है। तो तीनों ही समीकरण दिए गए हैं, आप यहाँ से लिख लो देखकर। फिर है कि ABCD 4 धातुओं को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया, इनके प्राप्त परिणामों के निम्न प्रकार के सारणीबद्ध किया गया, ठीक है। आप देखो कि ये जो आयरन सेकंड है, कॉपर सेकंड है, जिंक सल्फेट है और सिल्वर नाइट्रेट है, इसके साथ अभिक्रिया करके हम लोग को लिखना है। क्वेश्चन में आप देखो, पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो आप यहाँ पे देखो कि जो बी नंबर है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। उसके बाद है कि धातु बी को कॉपर कहाँ गया, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलय में डाला जाए तो क्या होगा, तो क्या हो जाता है कि कॉपर विस्थापित हो जाता है। और उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है कि धातु को ABCDE अभिक्रियाशील धातु को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसको क्या होगा, सबसे पहले बी होगा, देन ए होगा, उसके बाद क्या होगा, सी होगा, और फिर डी होगा। यानी आयरन मतलब बी में क्या है, कॉपर सल्फेट है, फिर आयरन है, फिर क्या है, जिंक सल्फेट, और सबसे लास्ट में सिल्वर नाइट्रेट है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे, क्या विक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए,
तो आप देखो कि अभी क्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब आयरन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन के साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है, FeS H2SO4 बाई प्रोडक्ट FeSO4 प्लस H2। ठीक है। और 5th नंबर क्वेश्चन है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, और उसके बाद है किसकी रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों को लिखनी है समीकरण के रूप में। तो आप देखो कि जब हम जिंक को आयरन सल्फेट में डालते हैं तो आयरन सल्फेट क्या हो जाता है, उसके विलयन में आयरन को विस्थापित कर देता है वो। और आप इसका समीकरण यहाँ पे देख सकते हो कि ZnFeSO4, तो बाई प्रोडक्ट क्या हो जाता है यहाँ पे देखो ZnSO4 हो जाता है और Fe बाहर चला जाता है, यानी वो विस्थापित हो जाता है। विस्थापित ये सब क्या होता है ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें ही ये क्लियर है। और आपको सारे ही जो चैप्टर है उसके एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे डिफरेंट क्लासेस के, तो वहाँ पे आप देख लेना। फिर है कि सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब यहाँ पे आप लोग को डाउट होता है तो इसको ना अच्छे से याद करना है। फिर है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा एवं निर्माण दर्शाइए। तो जब आप देखो सोडियम की हमें बात करनी है तो Na की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और हमने पढ़ा था जो विन्यास होता है वो पहले 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर जितना बचा वो। तो आप देखो कि इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 1 हो जाएगा, है ना। और उसकी संरचना ऐसे बनेगी, क्योंकि एक ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। उसी तरीके से दूसरे में है हम लोग को ऑक्सीजन का बताना है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। देखो मिनिमम भी आप क्या करो ना, 15 तक परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान भार जो भी होता है इसको एटॉमिक नंबर्स वगैरह कहते हैं, ये आप ना कंप्लीट कर लिया करो। तो यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 2 और 6 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, सॉरी ये तो हो गया, तो लास्ट में कितना आया, 6 आया। तो हम ऑक्सीजन के साथ 6 को डॉट को दिखाएंगे, हो गया। लास्ट में हमारा है कि मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, तो इसका भी हम लोग अगर तोड़ेंगे तो पहले 2 फिर 8, उसके बाद कितना बचा, 12 है तो 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आता ना तो आप कमेंट करना, मैं इस पर स्पेशली 1-2-3 मिनट का वीडियो बनाकर आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो 2 है एक्स्ट्रा, तो Mg यानी मैग्नीशियम पे हम लोग 2 डॉट ऊपर एक्स्ट्रा कर देंगे, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग को उसके विन्यास को भी बताना और उसके निर्माण को भी बताना है। तो आप देखो सेकंड क्वेश्चन जो था कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा एवं निर्माण दर्शाइए, तो Na2 का निर्माण जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से आप फेयर में कर लेना। और जो MgO का निर्माण है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये देखो ये Na2 का निर्माण है। ठीक है, और ये क्या है कि सॉरी ये Mg का है। आराम से आप लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ। तो ये आपका हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि इन यौगिक के कौन से आयन उपस्थित होते हैं। तो आप देखो कि NaNO जो है उसमें Na प्लस और O माइनस है। उसी तरीके से क्या है कि आयन उपस्थित होता था MgO में Mg प्लस है और O आयन उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो गया। थोड़ा सा आपको ये वाला मतलब अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तब तो आपको टफ नहीं लगेगा, आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करे हो तो थोड़ा टफ लगेगा, तो कमेंट कर सकते हैं आप। फिर आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो आप देखो आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतरा आणुक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। उसके बाद यहाँ पे जो 3.4 का क्वेश्चन है ना, उसमें हम लोग को खनिज क्या होता है वो लिखना है, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं। ये गैंग जो है वो मूवी वाला गैंग नहीं है, ठीक है। ये आप देखो कि पहले खनिज देख लेते। पृथ्वी की भूपटल के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिक को खनिज कहते हैं। क्लियर, भूपटल मतलब जो धरती के अंदर जो भी पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से उसको तत्व या यौगिक कहते हैं, और वही खनिज कहलाता है। अयस्क क्या है कि वे खनिज जिसमें कुछ विशेष धातु की मात्रा काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकलना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। अब आप देखो जैसे मान लो कि सोना क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सोना डायरेक्ट ऐसे करके रखा हुआ है, नीचे हीरा ऐसे करके रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है। वो मान लो हीरा कोयले के साथ रहता है, सोना पेट्रोलियम के साथ रहता है, तो वो जिस चीज़ के साथ रहता है ना उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं।
समझ में आ गया। और लास्ट है गैंग की पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है, यानी वो शुद्ध रूप में तो रहता नहीं, चाहे वो लोहा हो, पेट्रोलियम हो, केरोसिन तेल हो, कुछ भी हो, तो वो जिस चीज़ के साथ रहता है ना, मतलब जो गंदगियाँ उसमें रहती है इन्वॉल्व, उसको गैंग बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोना चांदी क्या होती है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। फिर धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अपचयन प्रक्रम का उपयोग करते हैं। फिर है 3.5 का क्वेश्चन कि जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर का धात्विक ऑक्साइड का निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। तो उत्तर में आप देखो कि जब हम लोग जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम की से अभिक्रिया करेगा, चूंकि मैग्नीशियम जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, इसके लिए जिंक को जिंक ऑक्साइड में विस्थापित करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। दूसरा है कि कॉपर ऑक्साइड जिंक से अभिक्रिया करेगा, चूंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए यह कॉपर को कॉपर ऑक्साइड से विस्थापित करके जिंक ऑक्साइड बना देगा। और थर्ड में क्या है कि कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर से अधिक अभिक्रियाशाली है, इसीलिए क्या करता है कि यह कॉपर को कॉपर ऑक्साइड के विस्थापित करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। फिर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। संक्षारित यानी कि खराब, ठीक है। तो आप देखो कि वे धातुएं जो कम अभिक्रियाशील होती है वो आसानी से खराब नहीं होती, जैसे सोना, प्लेटिनियम, चांदी, ये सब देखो ज्वेलरी अगर आप खरीदोगे ऐसा थोड़ी सोना खराब हो जाता है, नहीं होता है, वो हमेशा ही चमक रहता है। बहुत टाइम लगेगा कि ये थोड़ा सा इसका चमक कम हो, वो भी खत्म नहीं होगा, कम होगा। बट आप देख लो कि जो लोहा हो गया, थोड़ा सा में जंग लग जाता है। नॉर्मली कोई भी आप अगर ईयरिंग लेते हो आर्टिफिशियल वाला तो वो तुरंत खराब हो जाएगा, बट अगर आप लेते हो गोल्ड का, लेते हो सिल्वर का लेते हो, तो ये सब खराब नहीं होता। तो यही है। फिर मिश्र धातु क्या है। देखो मिश्र मतलब ही पता चलता है कि मिक्सचर है। तो जब हम दो धातु को या दो से अधिक धातु को आपस में मिला देते हैं तो समांगी मिश्रण यानी इक्वल होना चाहिए, तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। अब समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे देखो हमें एक गिलास पानी, एक गिलास रसना बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इतना में पानी डालेंगे, इतना में चीनी और इतना में नींबू, तो मस्त टेस्टी बनेगा। लेकिन अब हम क्या कर दें कि इतना में नींबू डाल दें, इतना में पानी और इतना में चीनी, तो ये अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा। तो जो पहले वाला है यानी सब चीज़ इक्वल क्वांटिटी में फिक्स करके डाला जाए तो और वो अच्छे से मिश्रण तैयार हो जाए, तो उसी को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे देख लो CO2 यानी कार्बन का एक और ऑक्सीजन का दो लेते, तब ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर यहाँ पे हम लोग उल्टा कर दें कि दो कार्बन ले ले, एक ऑक्सीजन ले ले, तो वो कभी भी मिश्र धातु नहीं बनता। वैसे ये धातु तो नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर है, यहाँ से चैप्टर का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, यानी एक्सरसाइज हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रियाशील प्रदर्शित करता है। तो जो AgNO3 का वैलियम होता है एवं कॉपर धातु, ये क्या करता है, युगल विस्थापन। युगल मतलब होता है साथ में, पेयर में, ठीक है। कपल जो होता है उसको कहते हैं ना, नए युगल, पता नहीं, मतलब युगल मतलब कपल होता है, पेयर, याद रखो। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग उस पर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं, जिसको हम लोग नॉन स्टिक कहते हैं। और उस पर आप कुछ भी बनाओगे तो स्टिक मतलब होता है चिपकना, यानी नॉन स्टिक मतलब उस पर कोई चीज़ चिपकेगा नहीं अगर आप कुछ भी बनाओगे वो सब। तो जिंक की एक हम लोग लेयर चढ़ा देते हैं, Zn कहते हैं जिंक को। फिर एक कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे डबल एक्ले होगा, ठीक है, याद रखना, ऐसे लिखाता है यौगिक, तो ये कैल्शियम हो जाएगा आंसर। फिर एक खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप लगाया जाता है। अरे अब देखो यहाँ पे आज इस बार मतलब कुछ ज़्यादा ही ये हो रहा है, जिंक, ठीक है, उसके बाद के बजाय टीन की लेप चढ़ाई जाती है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्लियर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब और तार एवं स्विच दे दिया जाए, तो इसका उपयोग करके धातु एवं अधातु के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे पैदा करेंगे। और बी नंबर है कि धातु और धातुओं के विभेदन से किसके परीक्षण का उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग इसको अंतर कैसे पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हथौड़े का उपयोग करके उसको पीट कर देखेंगे, जो टूट कर बिखर गया वो धातु, जो टूट कर बिखरा नहीं बल्कि उसमें आघात वर्तनीयता के कारण वो फैल गया तो वो हो जाएगा धातु। फिर दूसरा है
कि इसी प्रकार हम बैटरी, बल्ब, तारों के नमूनों के साथ एक विद्युत परिपथ तैयार करने के लिए स्विच का उपयोग कर सकते हैं। यदि बल्ब जलता है तो क्या हो जाएगा, वो धातु हो जाएगा, नहीं तो वो सब अधातु रह जाएगा। क्लियर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि धातु क्या होता है, उष्मा और प्रकाश का सुचालक होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन था, तो आप देखो कि उपरोक्त परीक्षण धातु एवं गैर धातु के विभेद मतलब होता है अंतर, तो अंतर करने के उपयोग में, क्योंकि ये भौतिक गुणों पर आधारित होता है। ठीक है, धातु और धातु को कैसे हम लोग पता करते हैं, तो उसके भौतिक गुण से पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज़ धातु है और ये चीज़ अधातु है। तो ये कोई रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है यहाँ पे, यही बात है। और ये सेम क्वेश्चन है या 6 नंबर क्वेश्चन की उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। देखो उभयधर्मी हम लोग किसको कहते हैं ना, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बना देते हैं, उभयधर्मी कहलाता है। जैसे आप देखो उभयचर जीव किसको कहते हैं, जो पानी में भी रह ले और स्थल में भी रह ले, यानी जो चीज दो जगहों पे रह रही है उसको हम लोग उभय बोलते हैं। उभय मतलब होता है दो, तो यहाँ पे वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करती है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करती है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या करती है कि धातु के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। तो यहाँ एग्जाम्पल है Al2O3 प्लस 6HCl बाई प्रोडक्ट 2AlCl3 और 2H2O। इस तरीके से यहाँ पे दूसरा भी हम लोग का NOH के साथ भी रिएक्शन करा के समीकरण दिया गया है। अब है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है तथा दो धातुओं जो ऐसा नहीं कर सकती, जो दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब दो जो विस्थापित करती है और दो जो विस्थापित नहीं करती है। तो आप देख लो कि आयरन और एल्युमिनियम जो होता है वो तनु अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। विस्थापन मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी दो लोग बैठे हुए हैं, तो अगर ये इंसान उठकर गया और इस इंसान को खाली करा दिया और यहाँ पे खुद बैठ गया, तो यही होता है विस्थापन, यानी दूसरे की जगह खाली करवा के वहाँ पे हम लोग जाके अपने बस गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो अभी अधिक अभिक्रियाशील है, मान लो कि यहाँ पे दो इंसान है, ये मोस्ट पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, यहाँ पे दो गरीब आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आराम से जाके इसको हटाएगा कि नहीं हटाएगा, हटाएगा। क्यों? क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है, तो वही बात है। और मरकरी और तांबा जो होता है वो तनु अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी अभिक्रियाशील कम है। अब वहीं अगर ये गरीब आदमी जाएगा कि अमीर आदमी को उठाते तो जीवन में होगा? नहीं होगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धातु, ठीक है कुछ भी है उसको M मान लेते हैं, तो विद्युत अपघटनी परिसरण में एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। तो आप देख लो, जो कि एनोड होता है वो क्या होता है, अशुद्ध रूप में होता है। कैथोड शुद्ध धातु के पतली परत होती है और विद्युत अपघट्य क्या होता है, धातु M का लवण विलयन होता है। उसी तरीके से 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्युषा ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला के लेकर उसे गर्म किया। उस बाद चित्र में दिए गए हैं, आप वो बुक आपके पास भी, अगर यहाँ पे हम लोग चित्र वगैरह लगाते ना तो बहुत बड़ा हो जाता, मतलब इस पेज में नहीं आ रहा था और इम्पॉर्टेंट भी नहीं था, हमें डायरेक्ट आंसर देखना है। तो हम लोग को इसमें जो कुछ इसके दिए गए हैं वो हम लोग को बताना है कि गैस की क्रिया क्या होगी। तो आप देखो कि सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं होती है। दूसरा है कि सूखे लिटमस पत्र पर आधे लिटमस पत्र पर रंग लाल हो जाएगा, क्योंकि परत नली में जमा हुआ सल्फर गैस अधातु है, जिससे ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय होती है। और फिर है कि आधे लिटमस पत्र पर क्या होता है वो भी आप देख लो। और लास्ट है हमारे कि ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, S+O2 बाई प्रोडक्ट SO2। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे में जंग से बचाने के लिए दो तरीके का उपयोग बताएं। तो आप देखो कि लोहे में अक्सर जंग लग जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इसको पेंट कर देंगे, तेल लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे। और तेल, ग्रीज या पेंट लगाने से क्या होता है कि वो हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और लोहा में जंग लगने से बच जाता है। वही दूसरा तरीका है यशद लेपन। इसमें क्या होता है ना कि जो भी लोहे की वस्तु है उस पर हम लोग जस्ते की यानी जिंक की एक पतली लेयर चढ़ा देते हैं। ये भी सेम ही है, मतलब कुछ भी लेयर एक ज़्यादा, मान लो देखो हम बोलेंगे कि यहाँ पे लोहा है और यहाँ पे दूसरा चीज़ है, तो इन दोनों को रोकने के लिए, और ये आपस में रिएक्ट करके जंग बना देता है, तो हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को मिलने से रोकना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर कोई भी चीज़ चढ़ा देंगे कि इसको पेंट कर देंगे। इससे नहीं होता है दो फ्रेंड, मतलब मान लो कि दो दोस्त है, दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, तो बंटवारा के लिए क्या किया जाता है,
इसको घर में बंद कर दिया जाता है और इसको बाहर छोड़ दिया जाता है, और ये घर क्या करता है, ये दोनों को अलग करने का काम करता है दरवाजा, वही चीज़ है। फिर ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसी ऑक्साइड बनाती है, तो ये क्या होती है कि अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती है। जैसे NO2 SO2 ये क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है, और उदासीन ऑक्साइड हो जाएगी NOCO ये सब। अब हम लोग को कारण बताना है यहाँ पे कि प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेटिनियम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये चमकीले होते हैं। इसके अतिरिक्त वे कम अभिक्रियाशील होते हैं और आसानी से संक्षारित भी नहीं होते, क्योंकि कोई भी ज्वेलरी का इंसान बनाएगा तो चाहेगा ना कि वो हमेशा चमकीला रहे, जल्दी खराब नहीं हो, वो सबके साथ रिएक्ट नहीं करे, तो वही बात है। सेकंड है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। ये वही क्वेश्चन है कि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, जलने लगते हैं कमरे के ताप पर ही, इसलिए इसको केरोसिन में डाल कर रखते हैं। फिर एल्युमिनियम के अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। क्यों? तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाला आप यहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है। फिर मतलब बी नंबर जो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम वाला है। अब यहाँ पे देख लो कि यद्यपि एल्युमिनियम एक उच्च अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी उसमें संक्षारण रोधी है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इस पर बनी एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बनती है जो इसके संक्षारण होने से रोकती है। इसके साथ ही यह हल्की और ऊष्मा की सुचालक होती है। इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि निष्करण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो आंसर है यहाँ पे कि निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड की तुलना में धातु उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। फिर 13 नंबर की आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू और इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने के लिए क्यों प्रभावी है? आप देख लो, इसमें क्या होता है, जो अम्लीय होते हैं, ठीक है, मतलब जो खट्टे होते हैं उसमें अम्ल होता है, और क्या होता है कि जो CO2 होता है और O2 होता है, ये तांबे से अभिक्रिया करके उस पर एक हरा कलर का लेयर चढ़ा देता है, ठीक है। और जब हम इसको नींबू से या फिर किसी भी अम्ल से साफ करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, क्षार और अम्ल का रिएक्शन होता है और ये साफ हो जाता है, जल और लवण बन जाता है। लवण को हम धो देते हैं, जल को भी धो देते हैं, और बर्तन वापस से चमकीला हो जाता है। तो वही बात है, बट आप यहाँ पे वर्ड में देखकर लिख लेना कॉपी में। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातुओं के बीच विभेद लिखिए। तो आप देखो, ये इतना बोलेंगे, झूठ मूठ का वीडियो भी बना होगा, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि दोनों में क्या अंतर है, और ये आप अपनी कॉपी में लिख लोगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति क्या होता है, सुनार के पास जाता है। देखो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। एक इंसान सुनार के पास जाता है और उसका बर्तन क्या होता है, मतलब ज्वेलरी जो होता है सोना का, वो गंदा रहता है। तो वो बोलता है रुको हम इसको साफ कर देते हैं, और तुरंत उसको चमकीला भी बना देता है एक लिक्विड में डाल के। बट क्या होता है ना कि जब उसका वजन वो करता है तो वजन थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। तो आप देखो कि वह व्यक्ति एक्वारेजिया का प्रयोग करता है। एक्वारेजिया क्या होता है, तो 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3, ये दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये बहुत अभिक्रियाशील एसिड टाइप का बन जाता है। एसिड तो खैर ये है ही, मतलब बहुत खतरनाक बन जाता है। और जब भी इसमें हम सोना या प्लेटिनियम डालते हैं ना, तो ये क्या करता है कि इसके ऊपर, जैसे हम लोग एसिड अगर फेस पे डालोगे तो क्या पूरा फेस का चमड़ा गल जाता है ना, वही बात है। तो इस ज्वेलरी पर अगर एसिड वाला लिक्विड डालते हैं तो ये क्या होता है, एकदम लेयर ऐसे ऐसे करके, और ऊपर वाला लेयर हट ही जाता है, उस लिक्विड में घुल जाता है। अब अंदर से जो निकलेगा वो चमकीला तो निकलेगा ही, और ये लिक्विड में घुल जाएगा, इसलिए क्या होता है कि वो वजन में हल्का हो जाता है, वजन में हल्का हो जाता है, लेकिन क्या हो जाता है कि वो चमकीला हो जाता है। तो ये गांव वगैरह में क्या होता है ना, उल्लू बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, ज्वेलरी साफ करवाइए वो। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, उस लिक्विड में से फिर रिफाइन करके वो सोना को निकाल लेते हैं, और ये बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। फिर गर्म जल को टैंक बनाने से तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। क्यों? तो आप देखो कि तांबा उबलते या गर्म जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात में उपस्थित लोहा जल वाष्प से अभिक्रिया करता है। तांबा का गलनांक इस्पात की अपेक्षा अधिक होता है। साथ ही तांबा लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा सुचालक भी होता है। इसीलिए गर्म जल के टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लेकिन इस्पात यानी लोहे के मिश्र धातु का नहीं होता है। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।